प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 4 की भाषा सेतु में पाठ 4 का अध्ययन करेंगे। पाठ का नाम है भारत कोकिला सरोजिनी नायडू। इस पाठ में सरोजिनी नायडू के पूरे जीवन के बारे में बताया गया है कि उनका स्वतंत्रता संग्राम में क्या योगदान रहा था, किस तरह की वे महिला हैं, किस तरह से वे हमारे लिए प्रेरणादायक हैं। सरोजिनी नायडू पहली महिला थी जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष चुनी गई थी और वह स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल भी थी। तो आज हम बच्चों सरोजिनी नायडू के पूरे जीवन के बारे में पढ़ेंगे। प्यारे बच्चों, अब हम इस पाठ को पढ़ते हुए सरोजिनी नायडू के जीवन के बारे में समझेंगे। सरोजिनी नायडू का जन्म 13 फरवरी 1879 को हुआ था। सरोजिनी नायडू का जन्म 13 फरवरी 1879 को हुआ। उनके पिता डॉक्टर अघोरनाथ चट्टोपाध्याय कई विषयों के विद्वान थे। उनके जो पिता थे उनका नाम था अघोरनाथ चट्टोपाध्याय और वे कई विषयों के ज्ञाता थे। उनकी माता धार्मिक विचारों की महिला थी। उनकी माता को धर्म के प्रति अधिक रुचि थी। महिलाओं के लिए वे बहुत प्रेरक रही है। उनकी माता थी वो महिलाओं के लिए बहुत ही प्रेरणादायक थी। बालिका सरोजिनी को बचपन से ही पुस्तकों से बड़ा प्रेम था। सरोजिनी नायडू को बचपन से ही पुस्तकों से बड़ा प्रेम था, लगाव था। केवल 12 वर्ष की आयु में उन्होंने हाई स्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली थी। मात्र 12 वर्ष की आयु में ही सरोजिनी नायडू ने हाई स्कूल की परीक्षा पास कर ली थी। बचपन से ही कविता पढ़ने में उनकी विशेष रुचि थी। बचपन से ही उसको कविता पढ़ने में विशेष लगाव था। वे गाती भी बहुत अच्छा थी, मतलब वे गाना भी बहुत अच्छा गाते थे। 11 वर्ष की आयु में उन्होंने पहली कविता लिखी जिसकी बड़ी प्रशंसा हुई। मात्र 11 वर्ष की आयु में उन्होंने पहली कविता लिखी थी उन्होंने और उसकी बहुत ही तारीफ हुई। इससे प्रोत्साहन पाकर सरोजिनी ने 1300 पंक्तियों की एक लंबी कविता द लेडी ऑफ द लेक लिख डाली। पहली कविता जो लिखी थी उससे उनको बहुत ही बढ़ावा मिला, प्रोत्साहन मिला और उन्होंने 1300 पंक्तियों की एक लंबी कविता लिख दी जिसका नाम था लेडी ऑफ द लेक। एक छोटी सी लड़की द्वारा अंग्रेजी में कविता लिखे जाने से लोग बहुत आश्चर्यचकित हुए। सब लोगों को यह लगा कि इतनी कम उम्र की लड़की ने अंग्रेजी में इतनी बड़ी कविता लिख दी। इससे सभी लोग उससे हैरान थे, मतलब आश्चर्यचकित हुए। हैदराबाद के निजामा ने इससे प्रसन्न होकर सरोजिनी को छात्रवृत्ति देकर इंग्लैंड पढ़ने भेज दिया। हैदराबाद के जो शासक थे वो सरोजिनी नायडू से बहुत ही प्रसन्न हुए और उन्होंने सरोजिनी नायडू को पढ़ने के लिए कुछ छात्रवृत्ति के रूप में कुछ धन देकर पढ़ने के लिए उन्हें इंग्लैंड भेज दिया। इंग्लैंड में वे पढ़ाई के साथ साथ अंग्रेजी में कविताएं भी लिखती रही। इंग्लैंड में वो पढ़ाई के साथ में अंग्रेजी में कुछ कविताएं भी लिखती रही। वहाँ से लौटने पर 1898 ईस्वी में गोविंद राजुल नायडू से उनका विवाह हो गया। जैसे ही इंग्लैंड से वापस आए और 1898 ईस्वी में गोविंद राजुल नायडू नामक व्यक्ति से उनका विवाह हो गया। उन दिनों सारे देश में स्वतंत्रता आंदोलन छिड़ा हुआ था। जब वह भारत लौटकर आई थी तब हमारे देश में स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था। प्यारे बच्चों, पेज 23 का पैराग्राफ पढ़ेंगे। सरोजिनी नायडू की सन 1902 में गोपाल कृष्ण गोखले से भेंट हुई। सरोजिनी नायडू 1902 में गोपाल कृष्ण गोखले नाम व्यक्ति से मिले। उन्होंने ही सरोजिनी नायडू को स्वाधीनता संग्राम आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रेरित किया। गोपाल कृष्ण गोखले ने ही सरोजिनी नायडू को स्वाधीनता संग्राम में भाग लेने के लिए आगे आने के लिए प्रेरित किया। सन 1914 में लंदन में उनकी भेंट महात्मा गांधी से हुई। 1914 में लंदन में महात्मा गांधी से सरोजिनी नायडू की मुलाकात हुई। इन दिनों महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से लंदन की यात्रा पर थे। तब महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से लगाकर लंदन तक की यात्रा पर थे। सन 1916 में उनकी भेंट नेहरू जी से हुई और सरोजिनी नायडू पूर्णतः स्वाधीनता संग्राम आंदोलन में कूद पड़ी। उन दिनों में माँ नेहरू जी से भी मुलाकात हुई और सरोजिनी नायडू को पूर्ण रूप से स्वाधीनता संग्राम में भाग लेने के लिए आगे बढ़ी। उन्होंने अन्य नारियों को भी आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया। सरोजिनी नायडू ने दूसरी नारियों को भी बढ़ावा दिया कि तुम भी इस स्वतंत्रता संग्राम में भाग लो, ऐसे उनको प्रोत्साहित किया।
गांधी जी उनकी योग्यता से बहुत प्रभावित हुए। गांधी जी सरोजिनी नायडू का इस तरह का स्वभाव देखकर बहुत ही प्रभावित हुए। धीरे धीरे सरोजिनी नायडू की गिनती देश के बड़े नेताओं में होने लगी। धीरे धीरे सरोजिनी नायडू की गिनती देश के जो बड़े नेता थे, नेहरू जी, गांधी जी, इन लोगों में होने लगी। उनके गीतों ने देशवासियों को झिझोड़ा। मतलब उनके ऐसे देशभक्ति गीत थे जिससे देशवासियों को इस आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रेरित किया। उन्हें भारत कोकिला की उपाधि से विभूषित किया गया। सरोजिनी नायडू को भारत कोकिला नाम की उपाधि से, पद से सम्मानित किया गया। सरोजिनी नायडू एक कुशल वक्ता थी। सरोजिनी नायडू बोलने में बहुत ही अच्छी वक्ता थी। उनकी वाणी में जादू था। उनकी वाणी में जैसे जादू ही था। जहाँ कहीं भी वे भाषण देने खड़ी हो जाती, लोगों की भीड़ टूट पड़ती थी। जहाँ कहीं भी वे भाषण देने जाती थी, लोगों की भीड़ उमड़ पड़ती थी उनके भाषण को सुनने के लिए। 1925 के कानपुर अधिवेशन में वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष चुनी गई। 1925 में कानपुर अधिवेशन में भारतीय कांग्रेस की अध्यक्ष महिला चुनी गई। भारतीय महिलाओं में यह पद सबसे पहले सरोजिनी नायडू को ही मिला था। भारतीय महिलाएं जितनी भी पहले हुई, उनमें से सबसे पहले यह पद सरोजिनी नायडू को ही मिला था। 1930 में नमक सत्याग्रह और 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में वे गिरफ्तार कर ली गई। 1930 में नमक सत्याग्रह हुआ था और 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। इनमें सरोजिनी नायडू को गिरफ्तार कर लिया गया था। फिर आया 15 अगस्त 1947 का ऐतिहासिक दिन। नमक सत्याग्रह हुआ, भारत छोड़ो आंदोलन हुआ। इस प्रकार से बड़े बड़े आंदोलन चलते ही रहे और एक दिन महान दिन आ गया जिससे हमारा भारत आज़ाद हुआ। 15 अगस्त 1947 को देश स्वतंत्र हो गया। उन्हें उत्तर प्रदेश का राज्यपाल बनाया गया। सरोजिनी नायडू को उत्तर प्रदेश का राज्यपाल बनाया गया। वे स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल थी। हमारा भारत आज़ाद होने के बाद में वे पहली महिला थी जिसे राज्यपाल बनाया गया था। 2 मार्च 1949 को इस महान विभूति की जीवन लीला समाप्त हो गई थी। मतलब 2 मार्च 1949 को इस महान नेता की, सरोजिनी नायडू की मृत्यु हो गई थी। यद्यपि आज सरोजिनी नायडू हमारे बीच में नहीं है, फिर भी उन्होंने देश की जो सेवा की है और स्वरचित कविताओं का मधुर स्वर में पाठ किया है, उसके लिए वे सदैव याद की जाएगी। उन्होंने हमारे देश के लिए जो सेवा की है और अपने द्वारा रचित कविताओं का जो मधुर मीठा स्वर में उसका पाठ किया है, इसके लिए सरोजिनी नायडू को हमेशा याद किया जाएगा। बच्चों, आपने आज इस पाठ को पढ़कर सरोजिनी नायडू के जीवन के बारे में जाना।